हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है सेकंड चैप्टर ऑफ 11th क्लास का, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का थर्ड स्टेज के बारे में, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज पढ़ चुके हैं अर्लियर वीडियोस में, और इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें, आपको डिस्कस किए थे हम लोग टॉपिक की, अगर बात करें तो हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ कंपनी कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं जनरली। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी को तो अलग कर दो क्योंकि इसके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। पर अगर बात करें पब्लिक एंड प्राइवेट की, तो देखिए, पब्लिक का मतलब क्या होता है, जो जनता से शेयर का पैसा एक्युमुलेट करता है, यानी जनता से पैसा लेता है और अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता है। मगर मगर प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जो पब्लिक में शेयर इशू नहीं किया हो, जो पब्लिक में शेयर इशू नहीं किया होगा, नहीं किया है। कहने का ये मतलब है कि वो कंपनी जो पब्लिक से 1 रुपया भी अरेंज नहीं किया है, आपस में जो परिचित के लोग थे या फिर खुद कंपनी का मैनेजर लोग, जो भी प्रमोटर है, वो लोग पैसा लगाया। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 स्टेज ही फॉलो करना पड़ेगा। आपको टोटल 4 स्टेज है, मगर अगर आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज तक ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। एंड ये प्रोसेस फॉलो किए तो आपका कंपनी स्टार्ट है ना। और इनकॉर्पोरेशन स्टेज जैसे ही आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जो कि प्रूफ होता है कि आपके कंपनी का जन्म हो चुका है। कल हम लोग ये चर्चा किए थे। यस सर। तो आपको ये मेक श्योर हो गया है अब कि अगर आप प्राइवेट कंपनी चलाना चाहते हैं तो क्रिएट करने के लिए सिर्फ 2 स्टेज फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रमोशन स्टेज और एक इनकॉर्पोरेशन स्टेज। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंप्लीट होता है तो आपका कंपनी का फॉर्मेशन, प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है ना। एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल चुका है। पर अगर आप जनता से पैसा लेना चाहते हैं और अपने कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो फिर आपको कुछ स्टेप्स आगे भी बढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो कुछ लीगल प्रोसीजर्स और फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि फर्स्ट आ रहा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। मतलब कि अगर आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हो तो प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन सिर्फ, मगर पब्लिक कंपनी चला रहे हो तो प्रमोशन तो करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन भी करना पड़ेगा। मगर चूंकि आप जनता से पैसा मांग रहे हैं तो आपको 2 स्टेजेस और फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे थर्ड स्टेज क्या है फिर उसके बाद? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या होता है, चलिए एक करके सब कुछ देखते हैं। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की बात करें, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, तो आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, the private company get formulated and can commence their business activity, but public limited company has to perform third stage and get the certificate of commencement, है ना। जो अभी हम बात बताएं फिर से वही लिखा हुआ है, एक बार फिर से बता रहे, देखिए, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। इनकॉर्पोरेशन कब मिलेगा? जब सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड, प्राइवेट कंपनी क्रिएट हो जाता है, एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी, और बिजनेस एक्टिविटी भी कंटिन्यू कर सकता है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज टू परफॉर्म थर्ड स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, है ना। जो बात अभी डिस्कस की वही लिखा हुआ है। और थर्ड स्टेज में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होगा? तो सबसे पहला है सेबी अप्रूवल। सेबी, SEBI, सेबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? शेयर्स को बोलते हैं, ठीक है ना। शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, है ना।
कंपनी जो है जनता से कई तरीके से पैसा लेती है, शेयर के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, प्रीफरेंस शेयर के फॉर्म में। तो इसके बारे में आपको अभी ज्यादा जानकारी नहीं लेना, बस अभी फिलहाल सिर्फ शेयर के आधार पे ही कंपनी के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक बार में सब कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर कंपनी को शेयर्स बेचना है, जैसे मान लीजिए मुझे शेयर्स बेचना है, मुझे अपनी कंपनी का मार्केट में शेयर बेचना है पब्लिक को, तो कोई तो अथॉरिटी सरकार की तरफ से होना चाहिए ना, जो उसके ऊपर मॉनिटर करे, जो उसको मॉनिटर करे। जैसे मान लीजिए अगर आप सोसाइटी में हैं, अगर आप कुछ क्राइम करते हैं, तो आपको मॉनिटर कौन करता है, सजा कौन देता है, आपके ऊपर डिसीजन कौन लेता है, कोर्ट। और उसको फैसिलिटेट कौन करता है, पुलिस स्ट्रक्चर है ना, कोतवाली थाना आपको पकड़ के लेके जाएगा, कोर्ट में पेश करेगा। तो उसी तरीके से कंपनी, अगर हर वो कंपनी जो मार्केट में शेयर्स बेच रही है, तो वो सही लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ी करता है, कुछ शेयर होल्डर्स के साथ गड़बड़ी करता है, तो शेयर होल्डर कंप्लेन कहां कर सकता है, सेबी में। तो सेबी उसको वेरीफाई करेगा, और कंपनी को अगर गिल्टी फाउंड किया तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है ना। क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि ये मेक श्योर करता है कि किसी भी तरीके का, है ना, अनहैपनिंग ना हो, और किसी भी तरीके का चीटिंग ना हो शेयर होल्डर के साथ। शेयर होल्डर के साथ कोई भी तरीके का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या करा, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये सर एक और नया वर्ड आप देख रहे हो, कैपिटल मार्केट। तो जैसे सब्जी मार्केट होता है, कपड़े का अलग मार्केट होता है, शूज का अलग मार्केट होता है, उसी तरीके से शेयर्स का जहां लेन देन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। ये इनविजिबल मार्केट होता है। जैसे सब्जी मार्केट आपको दिखता है, कपड़े का मार्केट आपको दिखता है, मगर कैपिटल मार्केट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करता है, इसलिए आपको ये नहीं दिखेगा। इसमें आपका आईडी पासवर्ड होता है, आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के एज एन इन्वेस्टर। तो कैपिटल मार्केट में जितने भी, जैसे मेरे पास पैसा है, मुझे किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है ना, एमआरएफ कंपनी का शेयर खरीदना है, तो नेस्ले कंपनी का शेयर खरीदना है, ब्रिटानिया कंपनी का खरीदना, तो हम ब्रिटानिया कंपनी में नहीं जाएंगे, सिंपली कैपिटल मार्केट में के थ्रू हम खरीदेंगे। और वहां के लिए आईडी पासवर्ड होता है, 18 साल होना चाहिए, आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, बहुत सारा प्रोसीजर है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, कैपिटल मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर कहने का मतलब, मान लीजिए आप लोग मेरे कंपनी में पैसा लगाएं, तो आप लोगों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। आप किस लिए पैसा लगाएं, प्रॉफिट के लिए। तो हम किसी भी तरीके का चीटिंग नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जो भी प्रॉफिट हो रहा है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा, है ना। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विथ सेबी। तो आपको पता चल गया सेबी का रूल फंक्शन क्या है। सेबी का फंक्शन है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, एंड किसी भी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो ये मेक श्योर करना। अगर धोखाधड़ी होगा, कोई कंपनी पैसा लेके भाग जा रहा है, तो लोग फिर पैसा लगाना छोड़ देंगे, फिर पैसा लगाना छोड़ देंगे, बात समझे। और इससे कहीं ना कहीं कंपनी का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, उन कंपनीज को प्रॉब्लम होगा जो कंपनी अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो आगे क्या कर रहा है, द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विथ द सेबी बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट, है ना। तो कोई भी कंपनी, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, तो हमको हर वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, हर वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जरूरी होता है वो सबमिट करना पड़ेगा सेबी में। सेबी हमको अप्रूवल देगा, तब जाके हम मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, है ना। कैन इशू सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में
हम अपना शेयर बेच सकते हैं। कंपनीज शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट, है ना। मटेरियल फैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? मटेरियल फैक्ट का मतलब है इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कंपनी को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि हम किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन छिपा नहीं रहे फ्रॉम सेबी, है ना। कि जैसे मान लीजिए हम कहीं से लोन लिए हैं या फिर मेरा कुछ ऑलरेडी शेयर इशूड है, कहीं गिरवी है वगैरह वगैरह, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन आपको छिपाना नहीं है कंपनी के बारे में। एल्स, और अगर आप ऐसा करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। तो अगर आप किसी भी तरीके का मटेरियल फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर छिपाते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा उसी समय। बात समझे? तो सेबी बहुत बड़ा एक संस्था है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, और अगर कोई कंपनी गलती करता है तो करोड़ों रुपया का पेनाल्टी इंपोज करता है एक एक बार में। ये एक लाख 2 लाख 5 लाख का बात नहीं करता है, 200 करोड़ 300 करोड़ 1000 करोड़ का पेनाल्टी मारता है एक बार में। कंपनी का एकदम कमर टूट जाए। सर कहां से देगा? कंपनी बेच के देगा। मतलब इतना खौफ है सेबी का कि कोई कंपनी गलती करता ही नहीं है, समझे? ऐसा खौफ बना के रखा है सेबी। ठीक है, तो सेबी के बारे में समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर कंपनी को शेयर इशू करना है तो सबसे पहला काम क्या है? सेबी अप्रूवल लेना। तो सेबी अप्रूवल में सेबी के बारे में जाने और सेबी में सारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। चलिए, सारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सब ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे कहने का मतलब बच्चों, अब जैसे देखिए आपको कॉलेज में जब एडमिशन लेना रहता है, कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो तो कॉलेज वाला प्रोस्पेक्टस इशू करता है कि नहीं? अब प्रोस्पेक्टस में क्या लिखता है? कॉलेज के बारे में, कॉलेज का डिटेल वगैरह। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी। किसको? किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। मान लीजिए मेरी कंपनी, हम अपने कंपनी के लिए फंड अरेंज कर रहे हैं तो हम एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे जिसमें अपने कंपनी का पूरा विवरण देंगे, A to Z डिटेल, और आप लोगों के पब्लिश करेंगे। और आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड हो गए उस प्रोस्पेक्टस को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, और अगर अच्छा लगा तो उसी के माध्यम से आप मेरे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। A public company has to prepare another important document called prospectus. It is a circular or invitation. ये क्या है? इन्विटेशन है। जैसे आप खरीद रहे हो तो हम क्या दे रहे? इनविटेशन दे रहे कि आप इसको पढ़िए, समझिए, और इनवाइटेड हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनवाइटेड हैं, आप पैसा भेज सकते हैं। टू इनवाइट टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनी कहने का मतलब देखिए बहुत सारा आपको वर्ड लैंग्वेज जो है ना एकदम नया नया दिखेगा। ये लॉस का लैंग्वेज है, लॉ का लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा नया है। सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनी का मतलब होता है कि आप मेरे कंपनी का शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब खरीद सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सब्सक्राइब का मतलब खरीदना कह सकते हैं। ऐसे कहता है सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, तो वो अलग चीज हो गया, वो यूट्यूब चैनल खरीद नहीं रहे। आपको पता है कि एक वर्ड का अलग जगह पे अलग मीनिंग होता है। तो यहाँ पर है सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब मेरे कंपनी का आप शेयर खरीदिए। दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार, और इसका एक कॉपी सेबी को भी देना पड़ता है और एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी देना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो प्रोस्पेक्टस हो गया। 2 पॉइंट अभी पढ़े हम लोग, सेबी अप्रूवल और उसके बाद प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। ये लोग कौन है? प्रोफेशनल है। कल हम लोग पढ़े थे अगर आपको शेयर बेचना है तो कहीं ना कहीं जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के गेट पे थोड़ी खड़े रहेंगे, वो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए बैंक से डील करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी कंपनी का जो शेयर है बिकेगा तो आपके बैंक के माध्यम से पैसा आएगा। तो यस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी, आईडीबीआई, कोई भी बैंक कह सकते हो। ठीक है। ब्रोकर, ब्रोकर कौन होता है? जो शेयर बेचने में हेल्प करता है, और अंडर राइटर भी वही होता है, मगर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए
मान लीजिए हम अपने कंपनी का शेयर किसी ब्रोकर के थ्रू बिचवा रहे बिचवा रहे हैं, है ना, वो मेरा शेयर बेच रहा है। तो इसमें होगा क्या, जितना शेयर बिका बिका, नहीं बिका, ब्रोकर को कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर कोई गारंटी नहीं देता कि हाँ हम पूरा आपका बेच देंगे, शेयर बिचवा देंगे पूरा शेयर, नहीं। मेरे कंपनी का मान लीजिए 1000 शेयर्स है, मेरे कंपनी का अगर 1000 शेयर्स हमको बेचना है, तो ब्रोकर बोला ठीक है सर हम बिचवा देंगे, जितना बिकेगा हम उसके बीच में एक मीडिएटर बन के रहेंगे। 900 बिका तो 900 सही, 1000 बिका तो 1000 सही, 800 बिका तो 800 सही। मगर अंडरराइटर जो है ना वो गारंटी दे देता है, ब्रोकर की तरह ही अंडरराइटर होता है, मगर अंडरराइटर जो है यहाँ पे गारंटी दे देता है कि कंपनी आपका 1000 शेयर अगर है तो 1000 पूरा बेचवाने का मेरा जिम्मेदारी, और अगर नहीं बिकता है तो वो शेयर्स हम खरीदेंगे। बात समझ में आया? यानी कि अंडरराइटर जो है वो फुल गारंटी लेता है, मगर ब्रोकर गारंटी नहीं लेता है। और चूंकि अंडरराइटर फुल गारंटी लेता है तो ब्रोकर के मुकाबले अंडरराइटर को ज्यादा कमीशन मिलता है, और अंडरराइटर को जो कमीशन मिलता है उसको बोलते हैं अंडरराइटर कमीशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 3 लोग हैं यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर जो पैसे का लेन देन जिस बैंक से होगा, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। तो कह रहा है to receive and deposit the application money, banker is appointed. To sell the share, broker is appointed. है ना? They encourage the public to buy the shares and charge commission for the same. है ना? वो ब्रोकर क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, अरे भाई खरीदो, एडवर्टीजमेंट कर दिया, किसी भी तरीके से पब्लिसिटी कर रहा है। मगर if the company is not sure of selling the whole lot of share, इट मे अपॉइंट अंडरराइटर। मगर कंपनी को लगता है कि भाई ब्रोकर मेरा शेयर नहीं बेच पाएगा या फिर मेरी कंपनी शेयर नहीं बेच पाएगी, तो अंडरराइटर अपॉइंट कर लेते हैं। और अंडरराइटर क्या करता है, दे अंडरराइट द शेयर्स एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम। अंडरराइट कर लेता है मतलब कह देता है कि भाई आप गारंटी दे रहे हैं कि आपका शेयर पूरा बिकेगा, और अगर नहीं बिकेगा तो हम वो कर देंगे। ठीक है, ये सर ये अंडरराइटर कौन होता है सर, ये कुछ एजेंसीज होती हैं, एजेंसी होता है। जैसे आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे, अब आपका शिफ्ट हो गया बैंगलोर, तो पैकर्स एंड मूवर कंपनी आती है। पैकर्स एंड मूवर्स वो क्या करेगा, आपके घर का सारा सामान अच्छे से पैक करके जिस डेस्टिनेशन पे बोलिएगा उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके का एक कंपनी है अंडरराइटर जो गारंटी लेता है कि हम आपका कंपनी का पूरा शेयर खरीद लेंगे या फिर बेच देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो 3 तरीके के बंदे का बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोल रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। अभी तक हम लोग 3 चीज पढ़े हैं, सेबी अप्रूवल, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रोस्पेक्टस, एंड थर्ड हम लोग पढ़े अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। फोर्थ पॉइंट है बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि 90% ऑफ द शेयर बिक जाना चाहिए कंपनी का। अब जैसे मान लीजिए हम कंपनी का शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, 1 करोड़ रुपया अरेंज करना चाहते हैं, 1 करोड़ का शेयर बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, अब 1 करोड़ का शेयर जो बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे पास होगा तब ना हम 1 करोड़ का शेयर बेच रहे हैं। मगर शेयर बेच के मात्र 70 लाख रुपया ही आया, 60 लाख रुपया ही आया। तो क्या आपको लगता है कि जहां पर 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट था वहां पे 60 लाख और 70 लाख से काम चलेगा? सर नहीं, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, और अगर फिर भी जबरदस्ती का हम इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस होने का चांसेस ज्यादा है कि कम? सर बहुत ज्यादा चांसेस है। जाहिर सी बात है अगर कम पैसा लगा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर लगाना था 1 करोड़ वहां पे 60 लाख लगा रहे हैं, तो शॉर्टेज ऑफ फंड होगा कि नहीं? हाँ सर, तो शॉर्टेज ऑफ फंड होगा तो कहीं ना कहीं लॉसेस होने का भी चांसेस हो सकता है। तो इसलिए सेबी कहता है कि देख भाई, कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, शेयर इशू करिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करके, मगर आपका 90% शेयर जो है वो बिक जाना चाहिए। अगर 90% शेयर नहीं बिकता है
तो फिर आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम अपनी कंपनी का शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है, अब देखो ये मत समझना कि आप जैसे ही मुझे पैसा दे दिए आपको शेयर मिल गया। थोड़ा फंक्शन समझो क्या होता है। जब हम अपने कंपनी का एप्लीकेशन इशू किए, प्रोस्पेक्टस दिए, और प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन इशू किए। अब जैसे कॉलेज में मान लीजिए आप फॉर्म भर दिए, तो फॉर्म भरने से और मान लीजिए कुछ प्रोविजनल के नाम पे फी भी जमा कर दिए, तो कभी कभी पक्का एडमिशन नहीं होता। आपको पक्का एडमिशन कब होता है? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मान लीजिए कॉलेज बोला चलिए सर आप पैसा जमा कर दीजिए, मगर डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ही पक्का सीट मिलेगा। और डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का गड़बड़ी पाया गया तो आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। हम आपको इनवाइट किए कि आप मेरे कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, आप मेरे को पैसा भेज दिए। तो पैसा भेज दिए इसका ये मतलब नहीं कि आपको शेयर मिल गया, ये तो हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ कि चलिए आपके तरफ से पैसा आ गया है। अब कंपनी डिसाइड करेगी और कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगा कि आपको शेयर देना है कि नहीं। अगर कंपनी डिसाइड किया कि हाँ चलो शेयर दे देते हैं, तो इसको कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो पहले जनता एप्लीकेशन के नाम पे पैसा भेजती है, और अगर कंपनी को लगा कि नहीं इसको देना चाहिए शेयर, तो फिर कंपनी पैसा रख लेती है और शेयर अलॉट कर देती है आपके नाम पे। तो इसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सर अगर कंपनी शेयर नहीं दिया तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा उसी बैंक अकाउंट में जिस बैंक अकाउंट से आप भेजे थे। सारा डिटेल तो रहता है, बात समझ में आया? तो आप पैसा भेज दिए एग्जैक्टली, इसका ये मतलब नहीं कि आपको शेयर मिल गया। उसके बाद एक और स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वो करना पड़ता है। वो जब होगा तब आपको शेयर मिलेगा, अदरवाइज नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम पैसा तो लगाए मगर 30 दिन के बाद मेरा पैसा वापस आ गया क्योंकि हमको शेयर नहीं मिला। बात समझे? कई वजह होता है, उसके पीछे कई सारे लॉजिक होते हैं, वो अभी आपके बियॉन्ड रीच है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको समझ में आ गया कि कंपनी लॉ बोर्ड कहता है, सेबी कहता है कि भाई आपका 90% शेयर बिक जाना चाहिए, और अगर नहीं बिका तो पूरा का पूरा पैसा सबको रिफंड करना पड़ेगा। क्योंकि मिनिमम अमाउंट तो मतलब शॉर्टेज ऑफ फंड ना हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती का प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिए, आपके पास उतना पैसा नहीं था फिर भी। तो देखो क्या कह रहे हैं, टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, इट इज मेड कंपल्सरी दैट company must receive application for some minimum number of share। और ये मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कितना है? 90%। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, जितना बिकना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको कुछ बच्चे बोले कि सर एक नया बैच स्टार्ट करिए कोचिंग क्लासेस में। हमने चलो भाई कोचिंग एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, मगर हम वहां पे एक क्लॉज लगा दिए कि बच्चा ये नया बैच हम तभी स्टार्ट करेंगे जब बैच में 20 बच्चों का एडमिशन होगा। कितने बच्चों का एडमिशन होगा? 20 बच्चों का। क्योंकि 20 से कम बच्चा जब हम पढ़ाएंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा और मुझे उतना इफेक्ट भी, मुझे प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम नहीं स्टार्ट करेंगे। तो हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना लगा दिए? 20 या 20 से अधिक स्टूडेंट होने चाहिए मिनिमम। बात समझ में आया? तो ये पॉइंट है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट। देखिए क्या कह रहा है, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड मतलब कौन? जो शेयर बेचना चाह रही, कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अच्छा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मतलब आपको क्लियर है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर मतलब क्या? आप मेरे को पैसा भेजे और हम आपको शेयर दिए, तो ये जो हम आपको शेयर दे रहे हैं इसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो आप, हमको चाहिए था 1 करोड़, मगर मेरे पास आया मात्र 70 करोड़, तो हम आपको शेयर नहीं देंगे, हम आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ। तो सर क्या करिएगा?
तो जो 70 लाख रुपया आया वो 70 लाख वापस भी चला जाएगा और कंपनी उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड एज पर द सेबी रूल। अब देखिए क्या कर रहा है सेबी का रूल। सेबी रूल, a company must receive 90% of the issued amount within 120 day of issue of prospectus। 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी का 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी, जैसे मान लीजिए आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को हम पब्लिक को इनवाइट किए कि आइए मेरे कंपनी का शेयर खरीदिए, आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होगा? ये नहीं, एक सीमित समय के लिए होगा, ठीक है, एक सीमित समय के लिए होगा। ऑफ कर दीजिए, एक सीमित समय के लिए होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्यूरेशन है इसको फिक्स कितना किया गया है? 120 दिन, यानी कि 120 दिन के अंदर में मेरा 90% शेयर्स बिक जाना चाहिए। अगर नहीं बिका तो पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम अपना शेयर इशू किए, ये 120 दिन फिक्स करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम अपने कंपनी का शेयर इशू किए, 120 दिन अगर फिक्स नहीं रहता तो हम कहते हैं अभी रुकिए ना, 10 दिन और रुकिए ना, 20 दिन और रुकिए ना, 30 दिन और रुकिए ना, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होगा ना, डिले होगा। तो कम सेबी फिक्स कर दिया भाई 120 दिन के अंदर में 90% शेयर एकदम बिक जाना चाहिए, अगर नहीं बिकेगा तो पूरा पैसा रिटर्न। देखो ये एग्जांपल दे रहा, पढ़ लेना। In case minimum subscription is not received within, the company must send back or return the application money within next 10 day, यानी कि 130 डे फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए क्या कह रहा है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमको पता चल गया 1 जनवरी को हम इशू किए थे, 1 जनवरी 2020 को हम इशू किए थे, ठीक है। हमको पता चल गया 120 दिन पूरा हो गया और हमको पता चल गया कि मेरा 90% शेयर नहीं बिका, मेरा 70 लाख का ही शेयर बिका, यानी कि 70%। तो हमको 10 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में जब हमको पता चल गया है 120 दिन में कि मेरा शेयर नहीं बिका, तो 10 दिन के अंदर में जितना भी पैसा आया है पूरा का पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो बताओ प्रोस्पेक्टस इशू कब हुआ था? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 130 दिन के अंदर में आपका टोटल पूरा पैसा रिटर्न हो जाना चाहिए। सिंपली कहने का मतलब, उतना दिमाग पे जोर मत लगाओ, 10 दिन के अंदर में आपको पूरा पैसा रिफंड कर देना है। In case the minimum subscription is not received, then the company must send back or return the application money within next 10 day। और नेक्स्ट 10 डे, और यहाँ पे 130 क्यों लिख रहा है? क्योंकि 120 पहले वाला और 10 दिन का अभी, टोटल 130 दिन हो गया प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद, है ना। आई होप कि आपको ये पूरे अच्छे से क्लियर होगा पॉइंट, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो चलिए, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? टोटल 4 टॉपिक पढ़े हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक था हमारा सेबी अप्रूवल, फिर उसके बाद प्रमोशन, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, एंड नेक्स्ट था अभी जो हम लोग पढ़े मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपके कंपनी का 90% शेयर बिक जाना चाहिए विद इन 120 डे, और अगर विद इन 120 डे अगर नहीं बिकता है तो 10 दिन के अंदर में आपको पूरा का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए ये क्या है सर? ये क्या है सर स्टॉक एक्सचेंज? तो देखो बाबू, जिस तरीके से सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी तरीके से एक और संस्था है दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक गवर्नमेंट का बॉडी है। एक स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक गवर्नमेंट का बॉडी है, गवर्नमेंट का संस्था है, जो कि जहां पर होता क्या है कि आप अपने शेयर्स को अगर वहां रजिस्टर्ड करा, जैसे मेरी कंपनी का शेयर, मेरे कंपनी का शेयर अगर वहां लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, तो मेरा कंपनी का शेयर इजिली कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। जैसे मान लीजिए हम अगर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे, जैसे मान लीजिए एक क्लाउड बेस्ड सर्विस कोई दे रहा है,
जहां पर मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में कोई भी टीचर अगर रजिस्टर्ड करा लेता है और अपना वीडियोस डाल देता है उसमें, जैसे अन अकेडमी में हम अपना अगर वीडियोस डाल देते हैं तो इंडिया में कहीं का भी बच्चा हो वो वहां से देख सकता है, पढ़ सकता है और हमको पेमेंट कर सकता है कि नहीं। तो अन अकेडमी क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज भी एक प्लेटफॉर्म है। जैसे फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, आई नो कि प्राइवेट प्लेटफॉर्म है ये, मगर फ्लिपकार्ट में अगर हम मान लीजिए दुकानदार है, हम कुछ चीज बनाते हैं तो हम उस चीज को फ्लिपकार्ट में 2-4 फोटो लिख डाल दिए, डिस्क्रिप्शन डाल दिए और पब्लिश कर दिए, तो इंडिया में कहीं का भी बंदा हो वो इजिली उसको खरीद सकता है और बेच सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज भी है कि अगर मेरे कंपनी का शेयर कोई भी जनता कहीं भी खरीद ले और कहीं भी बेच दे, हमको इवन हमको पता भी नहीं चलना चाहिए कि कौन मेरा शेयर खरीद रहा, कौन मेरा बेच रहा, ठीक है ना। तो उस केस में कौन आता हेल्प करता है, स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम अपने कंपनी का शेयर्स को लिस्टेड करा दे रहे हैं, यानी कि रजिस्टर्ड करा दे रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो मेरे कंपनी का शेयर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता है और बेच सकता है। तो इससे किसको फायदा होगा बोलो, दोनों को फायदा होगा। फ्लिपकार्ट से किसको फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है, कस्टमर को भी घर बैठे सामान, और जो सामान गया में नहीं मिल रहा वो भी तुमको मिल जाएगा। और दूसरा, सेलर को भी फायदा हो रहा है, वो कहाँ का है और तुमको जानता भी नहीं और तुमको बेच दिया, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये भी है, देखिए क्या कह रहा है। तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी हो जाता है सेबी में, ठीक है। हम अगर शेयर बेचना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। A firm must get itself listed यानी कि registered in a stock exchange before selling its securities to the general public। पब्लिक को बेचने से पहले, अरे पब्लिक खरीदेगा कैसे, जब तक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं होगा तो खरीदेगा कैसे। जब तक मेरा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड ही नहीं है तो तुम खरीद लोगे फ्लिपकार्ट से, नहीं ना। तो उसी तरीके से पब्लिक को भी खरीदना है तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी में अप्लाई इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज भी अलग अलग है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है। तो उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज भी अलग अलग है। अब तुम फ्लिपकार्ट पे करोगे तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर खरीद पाएंगे, अमेजोन पे करोगे तो अमेजोन के कस्टमर्स खरीद पाएंगे, देख पाएंगे, है कि नहीं। चलिए, तो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में आप कर सकते हैं। सब में क्या सर, सब में कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हम अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे भी बेच सकते हैं, अमेजोन पे भी बेच सकते हैं, है ना। The stock exchange authority verify the financial soundness and other aspect of the company। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, आपकी कंपनी का वेरिफिकेशन करेगा, साउंडनेस चेक करेगा कि आपकी कंपनी का क्या स्थिति है। एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड देन द नेम ऑफ द कंपनी इज लिस्टेड। और अगर कंपनी सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपके कंपनी का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा। यानी कि आपका शेयर कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। इफ द फर्म, देखिए क्या लिख रहा है, इफ a firm does not get permission from a stock exchange, अगर स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिलता है विदिन 10 वीक, 10 सप्ताह के अंदर में, यानी कि 70 दिन, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, देन अलॉटमेंट विल बिकम void एंड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन मस्ट बी रिटर्न। तो चलो दो एक और कंडीशन आ गया, पैसा आपको पूरा रिटर्न करना पड़ जाएगा। जैसे आप मेरे को पैसा भेजे, आप मेरे को पैसा भेजे तो पहला कंडीशन कि मेरा 90% शेयर बिक जाना चाहिए, और दूसरा अगर हम एप्लीकेशन दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज में और मेरा वेरीफाई नहीं होगा तो भी हमको पूरा पैसा कैंसिल करके पूरा पे करना पड़ जाएगा, आपको वापस रिफंड करना पड़ जाएगा। क्योंकि हम आपको शेयर तभी दे सकते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्टेड ही नहीं है तो हम आपको शेयर कैसे दे पाएंगे। तो जब शेयर ही नहीं दे पाएंगे तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। बात समझ में आया।
तो जब आपका पैसा आएगा मेरे पास तो हम स्टॉक एक्सचेंज में शो करेंगे कि इतना फंड आया है, इतने लोग रेडी है मेरे शेयर्स को खरीदने के लिए। तो ये मेरा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायर्ड है, हम सबमिट कर रहे हैं। आप वेरीफाई करके हमको रजिस्टर्ड करिए, और अगर रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है तो पूरा का पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि दो कंडीशन में पैसा रिफंड होगा, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज में अगर रजिस्टर्ड नहीं कर पाते तो भी आपको रिफंड करना पड़ जाएगा। अब देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लिए, और रजिस्टर्ड भी हो गए स्टॉक एक्सचेंज में। अब नेक्स्ट बारी आता है किसका, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहने का मतलब शेयर देना। आपको बताया था ना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मतलब क्या, सब कुछ अगर सही हो गया, नेम लिस्टेड हो गया स्टॉक एक्सचेंज में, तो अब क्या करेंगे, अब हम आपको शेयर दे देंगे। आप जो पैसा मुझे दिए हो उसके बदले हम आपको शेयर्स दे देंगे। तो आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है, इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर, है ना। जब हम कंफर्म हो गए कि आप लोगों को शेयर देना है तो हम एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें स्टेटमेंट में नेम, एड्रेस और किस बंदे को कितना शेयर दिया गया है, ये पूरा डिटेल विवरण होगा, और उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, है ना। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक में। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज एन स्टेटमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द, है ना, नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर। अब देखो कई बच्चे ना एग्जाम में पूछते हैं, कई बार ऐसा हुआ एग्जाम में हम पूछे व्हाट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एक्सप्लेन। तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मींस रिटर्न ऑफ अलॉट, है ना, वो शेयर जो अलॉट हो चुका उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिटर्न का मतलब समझ लेता है वापस करना, मगर यहाँ पे रिटर्न का मतलब वापस करना नहीं है। यहाँ पर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब है कि यहाँ पर जो डिटेल, जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं और उस स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, नेम, एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर एंड नंबर ऑफ शेयर which has been allotted to the shareholder। ठीक है। The company has to submit a return of allotment with the registrar stating the name and address of the company and shareholder of each। बात समझ में आया? तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। तो टोटल आपका अगर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में बात करें तो टोटल आपका 6 स्टेज है। सबसे पहला है सेबी अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर, फिर उसके बाद लिस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद था नेक्स्ट आपका स्टेप, याद रखना पड़ेगा, स्टेप आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको स्टेप पूरा याद रखना पड़ेगा। सेबी अप्रूवल, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर, फिर उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर फिफ्थ क्या था आपका क्या था, फिफ्थ आपका था देखो बता, मेरे दिमाग से भी उतर गया, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, है ना, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, एंड लास्ट क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये स्टेप्स को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट स्टेज के बारे में, और अभी तक हम लोग 3 स्टेज कवर किए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।